dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को यूसेट की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो ये मेरे पास यूसेट का एक पास पेपर है। मुझे इसके ईयर का नहीं पता, बट जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक, बेसिकली ये जो पेपर मेरे पास है, ये जो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का यूसेट होता है उनका पेपर है मेरे पास। जो HEC जनरल यूसेट कंडक्ट करती है जिसमें ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, वो पेपर नहीं है और वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर आपको जितने भी यूसेट के पेपर्स मिलते हैं वो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स के मिलते हैं जिनमें ऐसे का टॉपिक नहीं होता। तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, जस्ट ऐसे टॉपिक्स नहीं होते, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला पोर्शन है वो है वर्बल रीजनिंग का। इसमें क्या है, चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ सिंपल उन्होंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि सिनोनिम बताएं, उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ वर्ड है उसके नियरली सिमिलर मीनिंग का जो वर्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब नियरली सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों को एक बेनिफिट मिल रहा है कि उन लोगों ने आपको जस्ट वर्ड नहीं लिख के दिया, कंप्लीट सेंटेंस लिख के दिया है। अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं भी आती तो सेंटेंस से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि वर्ड का मतलब क्या है। तो नंबर 1 हमारे पास है, इट इज़ द एंटायर जेनियलिटी ऑफ आवर स्टाफ दैट मेक्स अस यूनिक। अच्छा, अब जेनियलिटी की बात हो रही है, ठीक। ऑप्शन है A ब्यूटी, B कॉर्डियलिटी, C नॉलेज और D हमारे पास है रैपिडिटी, ठीक। तो जेनियलिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप वाला ताल्लुक, दोस्ताना ताल्लुक, ठीक है ना। ब्यूटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज का भी कोई लेना देना नहीं है। रैपिडिटी का मतलब भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का मतलब भी होता है फ्रेंडशिप, दोस्ताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेपल फूड इज ए एंड डैश फूड, ठीक। ऑप्शन से A बेसिक, B डिलीशियस, C एक्सपेंसिव, D अनकुक्ड। लेकिन स्टेपल फूड हमारे पास जो है वो क्या होता है, बेसिक फूड होता है, यानी नेसेसरी फूड जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए, जैसा कि गंदम हो गई या राइस वगैरह। तो ये एक बेसिक फूड है और ये डेली बेसिस की नीड है और लार्ज अमाउंट में कंज्यूम होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीशियस हों, एक्सपेंसिव हों या फिर बगैर पकाए हुए हों, पर बेसिक फूड उसे क्या कहते हैं, स्टेपल फूड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज चिल्ड्रन कैजोल्ड हिम टू बाय देम आइसक्रीम, ठीक। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बात जिद की हो रही है, रिक्वेस्ट की या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक। ऑप्शन 1 है अनॉयड, ऑप्शन B है कमांडेड, ऑप्शन D है परसुएडेड, ऑप्शन D है टोल्ड, ठीक। अच्छा, कैजोल्ड का मतलब होता है बार बार रिक्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे जिद नहीं करते बच्चे कि हमें लेकर दें, प्लीज़ लेकर दें, मतलब इस तरह से बार बार रिक्वेस्ट के अंदाज में कहना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, परसुएडेड। इसका मतलब भी होता है बार बार रिक्वेस्ट करना। देन हमारे पास आ गया एनालॉगी। इसमें क्या है, 4 लेटर्ड पेयर्स A to D follow a related pair of words given in the question. Select the lettered pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair in capital letters, ठीक। अच्छा, यहाँ पर उन लोगों ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपको 4 पेयर्स मिलेंगे A to D, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनमें से ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसका वो सेम रिलेशन हो जो कि ओरिजिनल पेयर में आप लोगों को दिया गया है कैपिटल लेटर्स में, ठीक। तो मतलब एनालॉगी की ही बात हो रही है। तो एनालॉगी में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो है राइफल, गन, ठीक। अब हमें ये सेम रिलेशन ही देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन A है एटम, न्यूक्लियस, ओके, इनका आपस में कोई लिंक है, ठीक। ऑप्शन B केव, माउंटेन, ऑप्शन C हाउस, होम, ऑप्शन D पीच, फ्रूट। अब अगर आप देखें तो राइफल हमारे पास क्या है, राइफल हमारे पास गन की एक टाइप होती है, ठीक। तो अब हमें वो सेम रिलेशन देखना है। अब एटम हमारे पास न्यूक्लियस की टाइप नहीं होता, केव हमारे पास माउंटेन की टाइप नहीं होती और हाउस जो है वो होम की टाइप नहीं होती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D पीच, फ्रूट। पीच हमारे पास क्या है, फ्रूट की एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। तो ऑप्शन A है डॉक्टर, सर्जन, ऑप्शन B है फॉलोवर, लीडर, ऑप्शन D है प्रोफेसर, टीचर, ऑप्शन D है प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी। अब देखें डॉक्टर, सर्जन,
ये एक दूसरे के एंटोनियम नहीं है, एक डॉक्टर सर्जन हो सकता है, मतलब साइनोनिम का कोई रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन बी फॉलोअर लीडर, अब ये थोड़ा अपोजिट रिलेशन बनता है, एक लीडर है तो दूसरे उसके क्या है, फॉलोवर हैं, ठीक। और अगर आप प्रोफेसर टीचर देखें या प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी, तो इनका आपस में रिलेशन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऊपर दिए गए रिलेशन को फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑप्शन बी फॉलोअर लीडर। ऑप्शन सी है हमारे पास इंसेक्ट क्रॉल, ठीक, क्रॉल कहते हैं रेंगने को, तो जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं वो रेंगते हैं। ऑप्शन ए है बर्ड नेस्ट, ऑप्शन बी कैमल हम, ऑप्शन सी डॉग पैक, ऑप्शन डी फ्रॉग लीप। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फिर हमारे पास जो फ्रॉग उछल के चलता है उसे कहते हैं लीप। इसी तरह से इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं। अब बर्ड है तो वो नेस्ट में रहते हैं, वो बर्ड की मूवमेंट नहीं है, बर्ड इज टू फ्लाई होता, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट है वाटर हाइड्रोफोबिया, ठीक। अब हाइड्रोफोबिया क्या है, वाटर का अपोजिट, यानी वो चीज जो वाटर को अपोज करे, ठीक, तो हाइड्रोफोबिया कहलाएगी। तो अभी हमें वही रिलेशन देखना है, यानी यहाँ पर जो चीज होगी सामने वाली उसको रेजिस्ट करेगी। पहला हमारे पास है एग्रोफोबिया एनिमल्स, तो ये कैंसिल कर दें आप अपने सीक्वेंस भी यही देखनी है, पहले वो चीज फिर उसको रेजिस्ट करने वाली चीज, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कंट्री जीनोफोबिया, ऑप्शन सी लाइट फोटोफोबिया, ऑप्शन डी ग्राउंड क्लेस्ट्रोफोबिया, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी लाइट फोटोफोबिया, क्योंकि लाइट का रेजिस्ट करने वाले को क्या कहते हैं, फोटोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 8 है लीन थिन, अब लीन भी कहते हैं बिल्कुल पतले को, ठीक, तो हमें वो सेम रिलेशन देखना है। ऑप्शन ए बल्कि हैवी, ऑप्शन बी लाइट हैवी, तो ये अपोजिट है, इसे तो आप कैंसिल कर दें। ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग फीबल, ऑप्शन डी स्वीट सॉर, तो इसे भी कैंसिल कर दें। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बल्कि हैवी, बल्कि भी उसे ही कहते हैं जो थोड़ा हैवी हो, हेल्दी हो। के बाद हमारे पास है नी लैग, अब नी घुटने को कहते हैं और ये कहाँ होता है, लेग्स में होता है। इसी तरह से हमें वो सेम रिलेशन देखना है। ऑप्शन ए एल्बो आर्म, ऑप्शन बी हेड हेयर, ऑप्शन सी प्यूपिल आईज, ऑप्शन डी थ्रोट नेक। अब देखिए नी जो है वो लेग का जॉइंट है, इसी तरह से हमें जॉइंट देखना है, तो एल्बो क्या है, आर्म का जॉइंट, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल्बो आर्म। हेड हमारे पास हेयर्स का जॉइंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये जिसने भी पिक्चर ली है उसकी फिंगर आ गई है, तो एग्जैक्टली ये वर्ड था KNEW, ठीक, न्यू, और आगे क्या है, न्यू। अब देखिए इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो ये रिलेशन है। ऑप्शन ए ब्रश शाइनी, ऑप्शन बी फ्राइट फ्लाइट, ऑप्शन सी ओल्ड फ्रेश, ऑप्शन डी सी। अब इनमें जस्ट स्पेलिंग का डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, और क्वेश्चन में भी हमें यही दिया गया है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो ये मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन को खुद से करना है, ठीक। तो ये आपको रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं इस क्लास पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस A to D below each, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, दे सैड दैट दे डेश देयर एडमिशन फी नेक्स्ट वीक। अब ऑप्शन है हैड सबमिट, बी है सबमिट, सी है विल सबमिट, और डी है वुड सबमिट। अब आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट वीक से मतलब हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं या कौन सा हेल्पिंग वर्ब, विल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दे सैड दैट दे विल सबमिट देयर एडमिशन फी नेक्स्ट वीक। देन नेक्स्ट है हमारे पास some students showed better results dash they had worked really hard because however, option C therefore, option D until। तो यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रीपोजिशन, सिंपल सी बात है। कुछ स्टूडेंट ने अच्छा रिजल्ट दिखाया क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, बहुत मेहनत की। तो अब क्योंकि क्या होता है, बिकॉज, और यहाँ पर सूटेबल भी बिकॉज ही है,
सम स्टूडेंट्स शोड बेटर रिजल्ट्स बिकॉज दे हैड वर्कड रियली हार्ड। ठीक, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम चिल्ड्रन जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। एट नहीं होता, इन, इनटू, ऑन। ठीक, अब कोई चीज मूव कर रही है यानी एक जगह से जंप कर रही है दूसरी जगह। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर वो कहाँ? बाहर से जंप कर रहे हैं, तो हम वो क्या कहलाएगा? इनटू। ठीक, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनटू। देन हमारे पास है, द टीचर वाज सेटिस्फाइड डैश हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जाम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है ऑन और फोर्थ ऑप्शन है विद। तो हमारे पास जो है सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? विद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड देयर इंस्ट्रक्टर डैश दैम क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्या उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी? अब आप देखिए यहाँ पर जो डिड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को। ठीक, ये हमारे पास पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और जब हमारे पास डू, डज या डिड इस तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है तो उसके साथ वर्ब की हमेशा क्या? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, गिव, क्योंकि ऑप्शन ए सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन सी थर्ड फॉर्म है, और ऑप्शन डी हम उस सिचुएशन में लगाते हैं जहां हमें डज का यूज़ करना होता है लेकिन सेंटेंस सिंपल होता है, हम डज का यूज़ नहीं करते, तब हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही और शी के साथ गिव्स लगा देते हैं। ठीक, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, दे वुड हैव एस्केप्ड द एक्सीडेंट इफ दे डैश द रेड सिग्नल। अब देखिए ये वुड हैव लगा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है तो उसके साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक, हैड नोटिस्ड, हैव नोटिस्ड नहीं होगा, नोटिस और डी नोटिस्ड भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। देन हमारे पास है, शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सून एज शी डैश। अब देखिए हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है सेंटेंस क्या है? फ्यूचर। शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सून एज शी डैश। तो ए है अराइव, ऑप्शन बी है अराइव्स, ऑप्शन सी है अराइविंग और ऑप्शन डी है विल अराइव्ड। अब देखें काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर विल देखा तो यहाँ पर भी विल वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, विल अराइव्ड। अब एक दफ़ा सेंटेंस में अगर विल लग गया है फ्यूचर का तो नेक्स्ट टाइम हम उसके साथ विल नहीं लगाएंगे, अब उसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सून एज शी अराइव्स। तो अराइव्स हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। अराइव फर्स्ट फॉर्म होती है बट शी है तो शी के साथ क्या हम यूज करते हैं? अराइव्स, ईएस का यूज करते हैं। देन हमारे पास है, नाइदर देयर वॉचमैन डैश देयर कुक वाज द culprit। ओके, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी आइदर, ऑप्शन सी नॉर, ऑप्शन डी और। अब देखिए नाइदर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? नाइदर देयर वॉचमैन नॉर देयर कुक। ठीक, तो नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है, चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। यानी अब उन लोगों ने क्या कहा है? हमें ऐसा लेटर सेलेक्ट करना है जो कि नियरली अपोजिट हो मीनिंग में, मतलब एंटोनियम हो, और किसका सिलेक्ट करना है? कैपिटल लेटर में लिखे हुए वर्ड का। तो ये भी हमें सिनोनिम की तरह ही देते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। हमारे पास फर्स्ट है, हर इम्पेरियस स्टाइल हैज इंस्पायर्ड मेनी इन द शोबीज इंडस्ट्री। अच्छा, इम्पेरियस कहते हैं इम्प्रेस करने वाला, यहाँ हमें इस वर्ड से ही अंदाजा हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है जो कि सुपीरियर है, डोमिनेट हो रही है, ठीक है, और हर किसी को इंस्पायर कर रही है। तो ऑप्शन ए है एरोगेंट जो कि इसका सिनोनिम है, ऑप्शन बी एलिगेंट, ऑप्शन सी फूलिश, ऑप्शन डी ऑर्डिनरी। अब एम्पेरियस सुपीरियर से रिलेटेड है तो ऑर्डिनरी मामूली, मतलब मामूली स्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, द स्पूकिश एटमोसफियर ऑफ द सीन अल्टर्ड ऑल द ऑडियंस। अच्छा, स्पूकिश कहते हैं खौफनाक, ठीक है, और ये घोस्ट से रिलेटेड होता है। स्पूकिश मतलब खौफनाक। अब एंथुसियास्टिक पुरजोश, बी नॉर्मल, तो ये खौफनाक का एंटोनियम नहीं होता, उसका अपोजिट नहीं होता नॉर्मल। सी स्ट्रेंज, अजनबी को कहते हैं। डी टेरिफाइंग, अगर टेरिफाइंग देखा जाए तो ये साइनोनिम है स्पूकिश का, हमें क्या ढूंढना है? इसका अपोजिट।
एक खौफनाक और एंथोसियास्टिक पुरजोश। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एंथोसियास्टिक। देन हमारे पास है ऑल दीज मैशअप्स आर इंडिकेटिंग द इमिनेंट डाउनफॉल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इमिनेंट कहते हैं एज सून एज, जितना जल्दी होने वाला, ठीक है, जो कि बहुत ही करीबी हो। तो ऑप्शन ए है सर्टेन, ऑप्शन बी है फोर्थ कमिंग, ऑप्शन सी है फ्यूचर और ऑप्शन डी है लेट। अब इमिनेंट क्या है? जल्द होने वाला। ऑप्शन डी क्या है? लेट, यानी देर से वाक़ई होने वाला। और हमें क्या सिलेक्ट करना है? एंटोनियम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी लेट। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है। मैंने आप लोगों को मैथ्स कवर नहीं करवाया और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरी खुद की मैथ्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैथ्स का पोर्शन छोड़ के बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस पे मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। अगर आप लोग खुद से चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को ये पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और फिर आप लोग खुद से इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, ओके। अब हमारे पास है साइंस सब्जेक्ट्स का पोर्शन, जिसमें हमारे पास है फिजिक्स सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर है ऑन विच ऑफ द गिवन प्रिंसिपल्स न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। ठीक, नीचे दिए गए कौन से प्रिंसिपल्स पर न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है? ये अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था फिजिक्स का, मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक, ऑप्शन ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था फिजिक्स का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो अर्थ पर परफॉर्म ही नहीं होती। तो यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन के दोनों जो हैं ऑप्शन वो आप कैंसिल आउट करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन डी भी। अब हमारे पास बचता है फिशन रिएक्शन के दो ऑप्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ यूज होता है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। ठीक, उसके बाद 61 है क्वेश्चन नंबर, ब्लॉक एंड ट्रक सिस्टम ऑफ पुलीज इज यूज टू राइज द लोड ऑफ 600 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 3000 जूल। व्हाट इज द मशीन एफिशिएंसी वेयर जी इज टेकन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमें फाइंड क्या करनी है? एफिशिएंसी फाइंड करनी है। और ये कौन से चैप्टर में से? थर्मोडायनामिक्स। ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो आप लोग जब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 80%। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूसेट के टेस्ट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आती, पहले तो आती नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये बलोचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स का है। इनमें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो उनमें एक दो कैलकुलेशंस आ जाती हैं। ठीक, और वो सिंपल होती हैं। यहाँ पर भी आप एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। और मेरे टेस्ट में जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसमें सब कुछ दिया गया था, जस्ट फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। नीचे दिए गए में से कौन सी रेजोनेंस की एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए एटॉमिक बॉम्ब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन डी रेडियो। तो हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, माइक्रोवेव ओवन और रेडियो, ये तीनों हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल्स हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम एसआई यूनिट एज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नीचे दिए गए में से किसका यूनिट जो है वो सेम यूनिट है जो कि डिस्टेंस का होता है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट, सो इफ वर्क इज W, फोर्स इज F एंड डिस्प्लेसमेंट इज D, देन W इज इक्वल टू F डॉट D। ये किसके बराबर होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास cos थीटा। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल टाइप ऑफ सैटेलाइट। नीचे दिए गए में से कौन सी जो है वो नेचुरल टाइप है सैटेलाइट की? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, GPS सैटेलाइट, ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है,
मून और बचता है सन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मून, क्योंकि सन हमारे पास स्टार है, सैटेलाइट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मून। ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। देन हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू मेयर अननोन रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए क्या यूज होता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मैंने आप लोगों को रिसेंटली ही जो फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई है उसमें पढ़ाया है। उसके बाद हमारे पास है अ सोलर सेल इज अ डिश दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास जो सोलर सेल होता है वो बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फोटो डायोड के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और वो क्या होता है? हमारे पास फोटो डायोड ही होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी को कहाँ से? सनलाइट से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टार्टेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। और ये मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर में भी पढ़ाया है, जहाँ n इज इक्वल टू 1 होता है वो हमारे पास कौन सी सीरीज होती है? वो हमारे पास होती है लाइमन सीरीज। ठीक, बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज और प्योफर्ड सीरीज नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती है? लाइमन सीरीज। ठीक, देन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ पावर। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो पावर का यूनिट है? तो पावर का यूनिट फ्राडे नहीं होता, जाउल नहीं होता, न्यूटन भी नहीं होता, वाट। वाट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। अब हमारे पास एक केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री में जो हमारा क्वेश्चन है वो है द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इज टर्म्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दो सॉल्वेंट में से एक सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना, फिल्ट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से सेपरेट करना होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। देन हमारे पास है व्हाट इज द आयुपीएक नेम ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड हमारे पास कहते हैं ऐसे हेक्सेन को जिसके दोनों तरफ से क्या हो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2,2 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, नो। देन है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, नहीं। सी है हेक्सेन डायोइक एसिड, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हेक्सेन और दोनों तरफ से क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड हो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 100 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखें तो वो 100 ग्राम ही होता है। और ये हमारे पास किसने डिफाइन किया है? एवोगाड्रो ने। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है अगर हम उसके उतने ग्राम्स लें, लाइक 100 ग्राम अगर उसका मोलर मास है तो उसके 100 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? वो बेसिकली क्या होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आप सब लोगों को याद होनी चाहिए और काफ़ी हद तक याद भी होगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, टेम्परेचर इज 273.16 केल्विन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब क्या है? स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर हमारे पास गैस कांस्टेंट है आर, इसकी वैल्यू क्या होती है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, अब यहाँ पर हमें आर की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन बी ये हमारे पास आर की वैल्यू नहीं होती। ऑप्शन सी ये आर की वैल्यू होती है और ऑप्शन डी ये भी नहीं होती। ऑप्शन सी क्या है? 8.3143 क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब आप लोगों ने ये याद रखना है जब हमारे पास आर की ये वाली वैल्यू होती है तो उसका यूनिट जो है वो जाउल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक, तो हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर केल्विन पर मोल यूनिट नहीं होता, तो मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगर ये ऑप्शन होता तो जाउल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती, लेकिन अगर 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर केल्विन पर मोल है तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम
टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में बताता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये शेप्स के बारे में बताता है। देन हमारे पास है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन के मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड किसके साथ अटैच्ड होता है? हाइड्रोजन के साथ। और ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। देन हमारे पास है ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉलिड्स। ग्लास और प्लास्टिक्स हमारे पास कौन से सॉलिड्स होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नो। आयोनिक सॉलिड्स नहीं होते, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। हमारे पास सॉलिड्स की दो ही टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनके क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर डायमंड वगैरह, तो वो क्रिस्टलाइन की एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक्स ये एमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी। ठीक। तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, बेरिलियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक होता है, नेचर में एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अब हमारे पास है व्हाट इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो ये कंपाउंड दिया गया है, आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके इसका नेम खुद से दे देना है, और ये मैंने आप लोगों को कहा था कि नोमेनक्लेचर आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज में किस किस्म के चेंजेस होते हैं? एटॉमिक साइज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नहीं। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप डिक्रीज तो नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी एटॉमिक साइज इंक्रीज अलोंग द पीरियड। तो एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड इंक्रीज नहीं होती। ठीक। अलोंग द पीरियड तो वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑप्शन डी एटॉमिक साइज इंक्रीज अप टू द मिडल देन डिक्रीज अलोंग द पीरियड। तो ये गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट इन नो डिटेक्टेबल हीट चेंज इज टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी जब 1 मोल क्या सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। अब ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। और किस चीज़ में? सॉल्वेंट में, ताकि फर्दर डाइल्यूशन ना हो। तो इस तरह की जो एंथैल्पी है उसे क्या कहेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा है? सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। एटमाइजेशन नहीं होगा, ये किसी भी सब्सटेंस के तमाम बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे एटमाइजेशन कहते हैं। कंबस्शन, ये हमारे पास जब कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली बर्न होता है उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे कंबस्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बायोलॉजी का। तो इसमें क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज। ये हमारे पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? उन कैरेक्टर्स को जो कि पेरेंट्स से कहाँ उनकी नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो है बायोटेक्नोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स और टैक्सोनॉमी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? जेनेटिक्स। उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स में। ठीक। टैक्सोनॉमी नेमिंग को कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी होती है, और बायोटेक्नोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की स्टडी होती है। देन हमारे पास है द टाइप ऑफ इनहिबिटर विच बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम एंड चेंज इट्स एक्टिव साइट सो नो सबस्ट्रेट कैन बाइंड इट इज कॉल्ड डैश इनहिबिटर्स। अब देखिए हमारे पास ऐसे इनहिबिटर जो कहाँ से? एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो, एक्टिव साइट से होते हैं एक, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। लेकिन एक क्या होते हैं? एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव कौन से होंगे? जो एक्टिव साइट से
बाइंड होंगे, ठीक। बाकी हमारे पास परमानेंट और प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये हमारे पास कोई भी हैबिटर की टाइप नहीं है, ठीक। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट्स हैव नेक्ड सीड, एंजाइस्पर्म्स, फेलिसीनिया, जिम्नास्पर्म और स्फेनोप्सीडा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिम्नास्पर्म्स। जिम्नास्पर्म्स जो होते हैं उनके नेक्ड सीड्स होते हैं, एंजाइस्पर्म्स के सीड उनके फ्रूट के अंदर क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब इनमें से सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-D। बी है एब्सेसिक एसिड ABA, सी है जिब्रेलिक एसिड GA और डी है एंडोल एसिटिक एसिड IAA। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? A। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फंजाई कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ pH फ्रॉम 2 to डैश। अब जो फंजाई हमारे पास कहाँ सर्वाइव कर सकती है, कौन सी pH रेंज में? 2 से लेकर 9 तक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 9। देन हमारे पास है इफ सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम एंड बोथ आर्म्स शो इक्वल लेंथ, सच क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड एज। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमेयर कहाँ एग्जैक्टली मिड में प्रेजेंट हो और उनके दोनों आर्म्स इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सिंपली उसे क्या कहते हैं? उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। टीलोसेंट्रिक जब बिल्कुल टेल के करीब हो सेंट्रोमेयर, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन है ऑल आर बायोटिक फैक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक, नीचे दिए गए सब बायोटिक फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, ये बायोटिक होते हैं। बी डीकम्पोजर्स, ये भी बायोटिक होते हैं। सी प्रोड्यूसर्स, ये भी बायोटिक होते हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है? टोपोग्राफी, और ये हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच वन ऑफ दीज आर मोस्टली येलो टू ऑरेंज एसेसरी पिगमेंट इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस के लिए येलो ऑरेंज एसेसरी पिगमेंट है वो कैरोटीन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द मेन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। नीचे दिए गए ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा जो है वो मेन एग्जांपल है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की? कॉकरोच, तो कॉकरोच में हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता है। अर्थवर्म में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। ह्यूमन और लेजर्ड, इन दोनों में एंडोस्केलेटन होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थवर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर PSC101 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्पीसिलिन, ठीक। देन हमारे पास है व्हिच पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल विद ड्रग रेजिस्टेंस जीन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मिड, ठीक। हमारे पास राइबोसोम्स तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं और मीजोसोम्स जो हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट ही नहीं होते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लाज्मिड, ठीक। हमारे पास है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोटीन। एक्सक्रीटरी प्रोटीन के सिंथेसिस कौन करते हैं? लाइसोसोम कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, ये ऑटोफेगी का प्रोसेस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसमें ATP स्टोर होती है, ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लिपिड के सिंथेसिस करते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। देन है अबाउट डैश वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। हमें कितने ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है 1 ग्राम अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए? 1 ml, 5 ml, 50 ml, अदर ऑप्शन है 500 ml, ठीक। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 500 ml। अब हमारे पास है लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइडाथोड्स इज नोन एज डैश, एवापोरेशन, गटेशन, एम्बिबिशन, ट्रांसपायरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गटेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड अपार्ट, दिस स्टेज इज कॉल्ड डैश, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। टीलोफेज होता है एंड फेज, जब हमारे पास सेल सेपरेट होता है, लेकिन जब हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एनाफेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एनाफेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ यूटेरस इन विजाइना इज टर्म्ड एज, तो जो यूटेरस में विजाइना की ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक, ओविडक्ट, वेल्वा, फॉलिकल, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, जस्ट ये एक फिक्स नेम है, सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैक्टोज कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड, तो लैक्टोज बेसिकली हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तब ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो हमारे पास ऑप्शन ए फ्रक्टोज नहीं, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी ग्लाइसरोल और ऑप्शन डी माल्टोज, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लैक्टोज हमेशा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ही कन्वर्ट होता है। देन हमारे पास एक क्लेवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर्स टर्म्ड एज, तो उसे ब्लास्ट्यूला कहते हैं। अच्छा, जो क्लोजली पैक्ड मास होता है लाइक बॉल शेप, उसे ब्लास्ट्यूला कहते हैं। ठीक, जो गैस्ट्रूला है, गैस्ट्रूला होलो बाल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, और ये ब्लास्ट्यूला के बाद आता है स्टेज। ठीक, और मोर्यूला गैस्ट्रूला के बाद आता है, और मोला ये मोर्यूला के बाद आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ब्लास्ट्यूला। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज स्फेरिकल शेप, अब बैक्टीरियोफेज का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है, और ये जो वायरस है हमारे पास ये रॉड शेप्ड होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्सोज कीटो शुगर, हेक्सोज कीटो शुगर हमारे पास किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो हेक्सो शुगर होता है और कीटोन ग्रुप के साथ होता है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर 100 MCQs इसलिए थे क्योंकि बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का जो यू सेट होता है वो 100 MCQs पर बेस्ड होता है, इससे राइटिंग नहीं होता। आप लोगों के 75 MCQs होंगे, और जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी और आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।